इसके बाद हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें किन किन प्रकार की समावयवता देखने को मिलती है। हम जानते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो यहाँ पर हमें अष्टफल की ज्यामिति देखने को मिलती है। और अष्टफल की ज्यामिति में हम जानते हैं कि जो 4 संरचनाएं होती हैं या जो 4 लिगेंड्स होंगे वो अष्टफलक के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। और इसमें से जो 4 होंगे वो स्क्वायर प्लेनर स्थिति पर होते हैं तथा 2 जो लिगेंड होंगे वो स्क्वायर प्लेनर के ऊपर लंबवत होंगे, ऊपर और नीचे उपस्थित होते हैं। और इस तरह से हमें 6 पोजीशन 1 2 3 4 5 और नीचे 6 ये 6 पोजीशन हमें प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर देखें कि किन पोजीशन को हम सिस पोजीशन कहेंगे और किन स्थितियों को हम ट्रांस पोजीशन कहेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 1 3 1 4 1 5 ये चारों स्थितियाँ जो हैं वह एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर हैं, यानी कि ये सभी स्थितियाँ सिस स्थितियाँ कहलाएंगी। इसके बाद देखें हम कि नीचे से यदि हम 6 वाले पोजीशन को देखें तो 6 पोजीशन से 6 3 6 4 6 5 और 6 2 ये जो स्थितियां हैं ये भी एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर हैं, तो ये भी सिस पोजीशन होंगी। इसके अलावा हम देखें कि जो स्क्वायर प्लेन है वहां पर 2 3 3 4 4 5 और 5 2 यानी कि 4 स्थितियां और हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर हैं और इस तरह से ये भी एक सिस स्थितियां होती हैं। अब यहाँ पर कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि हमें कुल 12 सिस पोजीशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम ट्रांस पोजीशन देखें तो यहाँ पर ऊपर जो 180 डिग्री की दूरी पर होंगे वो है 1 6 पोजीशन। इसके अलावा हम देखें कि 2 4 पोजीशन ये एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर है और उसी तरह से यहाँ पर 3 और 5 पोजीशन जो है वह भी एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर है। तो इस तरह से कुल 3 स्थितियां हमें ऐसी मिलती हैं जो कि ट्रांस पोजीशन होती हैं। अब इन भिन्न भिन्न स्थितियों पर भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड किस प्रकार से अरेंज होते हैं इसके आधार पर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिकों में भिन्न भिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में के भिन्न भिन्न समावयवी प्राप्त होंगे। तो अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उदाहरण हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि हमने जाना जो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें कि सभी लिगेंड एक समान होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम ले देखते हैं पहला जो उदाहरण लेते हैं या पहला टाइप लेते हैं कॉम्प्लेक्स का वो है Ma6 टाइप। यहाँ पर हम देखें कि पूरे 6 पोजीशन पर एक समान लिगेंड उपस्थित होंगे, तो यहाँ पर हमें एक भी आइसोमर प्राप्त नहीं होगा। दूसरे में यदि हम A5B टाइप का भी उदाहरण लें तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इसके अलावा एक पोजीशन के अलावा कोई दूसरी स्थिति हमें नहीं मिलेगी और इसलिए इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में भी हमें दूसरा आइसोमर प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद हम उदाहरण लेते हैं जिसमें कि 6 में से 4 लिगेंड एक समान हों और 2 लिगेंड इनसे अलग हों। जैसे Ma4B2 टाइप का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं टेट्रामीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट। यहाँ पर 4 हमारे पास एमीन लिगेंड है तथा 2 हमारे पास क्लोरिडो लिगेंड हैं। अब यहाँ पर यदि हम क्लोरिडो लिगेंड की स्थिति को देखें तो एक बार हम इनको सिस पोजीशन पर रख सकते हैं, यानी कि हम यदि इसे 1 और 2 पोजीशन पर रख सकते हैं और बाकी के जो चारों एमीन लिगेंड हैं उन्हें हम बाकी की जगह पर सेट कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में हम इन जो क्लोरिडो लिगेंड है उनको 1 6 पोजीशन पर रख सकते हैं और बाकी के जो 4 एमीन हैं उसे हम प्लेनर जो स्क्वायर प्लेनर है उसके चारों कोनों पर रख सकते हैं। और इस तरह से हम देखेंगे कि हमें 2 भिन्न भिन्न स्थितियां प्राप्त होती हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब Ma4B2 प्रकार का हम कंपाउंड लेते हैं तो उसमें हमारे पास 2 आइसोमर संभव होंगे।
इसके बाद हम एक और उदाहरण ले सकते हैं जिसमें कि हमारे 6 में से 3 लिगेंड एक समान हों, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका टाइप होगा MA3B3 टाइप। और इसका उदाहरण हम कई प्रकार से ले सकते हैं। यहाँ पर यदि हम ले तो इसमें हम देखेंगे इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें एक विशेष प्रकार का आइसोमर या विशेष आइसोमरिज्म देखने को मिलती है और उसमें हमें अलग प्रकार के आइसोमर प्राप्त होते हैं और इन आइसोमर को हम फेस-मर आइसोमर कहते हैं। इन आइसोमर्स के जोड़े को हम फेस-मर आइसोमर्स कहते हैं। ये स्थितियां किस तरह से मिलती हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अष्टफल की संरचना में यदि ए जो तीनों समान लिगेंड हैं वो यदि यहाँ पर 1, 5 और 6 पोजीशन पर हों तथा जो बाकी के 3 बी लिगेंड हैं वो यदि यहाँ पर 2, 3 और 6 पोजीशन पर उपस्थित हों और यदि हम इस फेस को आपस में मिलाएं तो आप पाएंगे कि तीनों जो 6 में से 3 लिगेंड हैं वो सभी फेस पर जो अष्टफलक का जो सरफेस है, फेस है, उस पर उपस्थित आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से इस प्रकार का जो आइसोमर होगा उसे हम फेसियल आइसोमर कहते हैं और शॉर्ट में इसके लिए हम फेस शब्द का उपयोग करते हैं। दूसरी स्थिति में यदि हम लें कि यहाँ पर जो स्क्वायर प्लेनर है जो एक प्रकार का 3 लिगेंड है यानी कि A3 जिसे हम कह सकते हैं वो इस 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पर यदि पोजीशन हम देखें तो 3, 5, 4 पोजीशन पर ये उपस्थित हों तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट हो बाकी के जो 3 स्थितियां बचती हैं वहां पर बी लिगेंड उपस्थित हों तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है जो कि जिसमें कि एक प्रकार का लिगेंड मेरिडियोनल प्लेन पर इसे कहा जाता है मेरिडियोनल प्लेन पर उपस्थित हैं और इसलिए इस प्रकार के आइसोमर को भी हम मेरिडियोनल आइसोमर कहते हैं और शॉर्ट में इसे MER मर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार का जो आइसोमर का जोड़ा हमें प्राप्त होता है उन्हें हम ये स्पेशल प्रकार के आइसोमर हैं और इन्हें हम फेस-मर आइसोमर कहते हैं और ये फेस-मर जो आइसोमर है हमें तब प्राप्त होते हैं जबकि 6 लिगेंड में से जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो 6 लिगेंड हैं उसमें से 3 एक प्रकार के हों और बाकी के 3 अलग प्रकार के हों। इसके बाद हम एक और उदाहरण ले सकते हैं जिसमें कि जो 6 लिगेंड में से 2 लिगेंड आपस में समान हो यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हो जाएगा MA2B2C2 प्रकार का कॉम्प्लेक्स होगा। और यदि इस प्रकार का हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि डाईएमीन, डाईब्रोमिडो, डाईक्लोरिडो कोबाल्ट, ये एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस सभी स्थितियों में एक स्थिति में हम यहाँ पर जो A, B और C टाइप के जो लिगेंड हैं जो जोड़े हैं उनमें से इन जोड़ों को यदि हम ऊपर में C रखते हैं और C के सापेक्ष एक बार सभी A को सिस पोजीशन पर, B को सिस पोजीशन पर और C को सिस पोजीशन पर रखते हैं तो एक स्थिति मिलती है। दूसरे में जो संरचना होगी उसमें हम सभी को A, B, B और C प्रकार के जो लिगेंड्स हैं जो समान प्रकार के लिगेंड हैं उन सभी को आपस में एक दूसरे से ट्रांसपोजिशन पर रखते हैं तो हमें देखिए ये दूसरे प्रकार की संरचना प्राप्त हो जाएगी। तीसरे में अब हम लेते हैं कि जो AA समान लिगेंड है उसे हम 1-6 पोजीशन पर रखें और बाकी के जो लिगेंड्स हैं उनको हम बाकी की स्थितियों में रख दें तो हमें एक तीसरे प्रकार की संरचना मिल जाएगी। इसी तरह से यदि हम दूसरे में B और B जो समान लिगेंड हैं उनको 1-6 पोजीशन पर रखें तो हमें ये चौथे प्रकार की संरचना मिल जाएगी। और उसके बाद यदि हम तीसरे जो समान लिगेंड हैं यानी कि C प्रकार के जो लिगेंड हैं उन्हें हम पहले और छठवें पोजीशन पर रखें और बाकी के बचे हुए लिगेंड को हम अन्य स्थितियों पर स्थापित कर दें तो हमें यहाँ पर देखिए कि 5वें प्रकार की एक अलग संरचना प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो MA2B2C2 प्रकार का कॉम्प्लेक्स होगा उसमें हमें कुल मिलाकर
5 आइसोमर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और उदाहरण हम ले सकते हैं जिसमें कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए पूरे 6 के 6 लिगेंड एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों, यानी कि 6 लिगेंड 6 अलग अलग प्रकार के हों। और इस स्थिति में हम देखें कि सभी लिगेंड्स को यदि हम अलग अलग प्रकार से अरेंज करें तो कुल 15 प्रकार की स्थितियां हमें प्राप्त होंगी। यानी कि इस प्रकार के लिगेंड में जिसमें कि MABCDEF प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें यदि आइसोमर की संख्या गिने हमें तो ये कुल मिलाकर हमें जो ज्यामितीय समावयवी होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, वो 15 प्रकार के प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हम देखें कि भिन्न भिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के आइसोमर की संख्या प्राप्त होती है जो कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड की संख्या तथा उनके प्रकारों पर निर्भर करती है। आइए अब हम कुछ उदाहरण ऐसे लेते हैं जिनमें कि द्विदंतुर लिगेंड उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि जो द्विदंतुर लिगेंड होते हैं वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल हम उनको कहेंगे जिनमें कि डोनर एटम समान हो, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कि डोनर एटम भिन्न भिन्न हो। तो पहले हम देखते हैं कि ऐसे द्विदंतुर लिगेंड वाले यौगिकों का उदाहरण लेते हैं जिसमें कि दोनों डोनर एटम समान होते हैं। तो इस प्रकार हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए केंद्रीय धातु परमाणु से जब 3 द्विदंतुर लिगेंड जुड़ेंगे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर पहला उदाहरण हम लेते हैं MAA3 का, और इस प्रकार का यदि हम उदाहरण लें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि सभी 3 स्थानों पर, यहाँ पर 1 2 पर, और दूसरा जो होगा द्विदंतुर लिगेंड 3 6 पोजीशन पर, और तीसरा द्विदंतुर लिगेंड 4 5 पोजीशन पर उपस्थित होगा। यहाँ पर आप देखें कि इस स्थिति को यदि हम एक दूसरे द्विदंतुर लिगेंड से बदल भी दें तो भी हमें कोई भिन्न संरचना प्राप्त नहीं होगी। इस तरह से यदि यहाँ पर तीनों सिमेट्रिकल द्विदंतुर लिगेंड होंगे तो हमें कोई भी इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्यामितीय समावयवी प्राप्त नहीं होगा। दूसरी ओर हम इसका उदाहरण ले सकते हैं जब हमारे पास 2 सिमेट्रिकल द्विदंतुर लिगेंड हो तथा 2 जो अन्य लिगेंड हो वो समान हो। इस प्रकार यानी कि हम लेंगे उसमें MAA2B2 प्रकार का यौगिक लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि इस स्थिति में यदि हम 2 द्विदंतुर लिगेंड को एक स्थिति में हम यहाँ पर उनको एक दूसरे से 4 5 पोजीशन पर और 3 6 पोजीशन पर रख दें, और बाकी की जो 6 पोजीशन मिल रही है यानी कि 1 2 पोजीशन पर हमें 2 जो भिन्न बी लिया है वहाँ पर अणुओं को रख दें, लिगेंड्स को रख दें, तो यहाँ पर हमें एक स्थिति मिलती है। दूसरी स्थिति में यदि हम जो 2 B2 हमारे पास लिगेंड है उनको हम सिस में रखकर ट्रांसपोजिशन पर रख दें तो हमें एक भिन्न संरचना प्राप्त हो जाएगी। और इस स्थिति में इस प्रकार के यौगिक में हम देखेंगे कि एक सिस आइसोमर मिलेगा और दूसरा ट्रांस आइसोमर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरा उदाहरण ले सकते हैं जब हमारे पास केवल एक द्विदंतुर लिगेंड हो तथा बाकी के जो 4 लिगेंड हो वो समान हो और एक दंतुर हो। इस स्थिति में हम देखें कि किसी भी स्थिति में या 1 2 पोजीशन पर या 2 3 पोजीशन पर किसी भी स्थिति में हम द्विदंतुर लिगेंड को रखें और बाकी के 4 जो एक दंतुर लिगेंड हैं उनको अन्य पोजीशन पर रखें तो किसी भी स्थिति में हमें 2 भिन्न भिन्न संरचनाएं, ज्यामितीय संरचनाएं प्राप्त नहीं होंगी। यानी कि इस स्थिति में भी, इस प्रकार के यौगिक में भी हमें किसी भी प्रकार के ज्यामितीय समावयवी प्राप्त नहीं होंगे। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण हम ये ले लेते हैं कि जो हमारे पास 2 द्विदंतुर सिमेट्रिकल द्विदंतुर लिगेंड हो और जो बाकी के जो 2 लिगेंड हो वो भिन्न भिन्न प्रकार के हों। एक यानी कि जो कंपाउंड का सूत्र हम ले लें MAA2
बी सी, इस प्रकार का यदि हम कंपाउंड लेते हैं तो यहाँ पर सीधे आपको समझ में आ रहा जाएगा कि एक बार यदि जो भिन्न भिन्न प्रकार के एक दंतुर लिगेंड है यानी कि बी और सी, उनको यदि हम एक बार सिस पोजीशन पर रख लें और एक बार ट्रांस पोजीशन पर रख दें और बाकी के जो 4 स्थान बचते हैं वहां पर हम 2 द्विदंतुर लिगेंड को रखें। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि हमें 2 भिन्न भिन्न ज्यामितीय संरचनाएं मिल रही हैं, यानी कि इस प्रकार का यदि उदाहरण है तो हमें 2 इसके जीआई प्राप्त होंगे। इसके बाद और भिन्न प्रकार की उदाहरण हम ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास केवल एक सिमेट्रिकल द्विदंतुर लिगेंड है और बाकी के जो 4 लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड है, उनमें से 2 समान है और 2 भिन्न है। इस स्थिति में भी हम देख सकते हैं कि जो 2 समान लिगेंड है और 2 भिन्न लिगेंड है यानी कि B2 और C2, ये जो हमारे पास हैं उनको हम एक बार B को ट्रांसपोजिशन पर रखें, एक बार C को ट्रांसपोजिशन पर रखें और एक बार हम B और C, एक B और C को ट्रांसपोजिशन पर रखें और बाकी के जो लिगेंड्स हैं उन्हें अन्य स्थानों पर हम रख दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें 3 भिन्न भिन्न ज्यामितीय संरचनाएं प्राप्त हो रही हैं। तो इस तरह से इस प्रकार का जो उदाहरण हम लेंगे तो उसमें हमें 3 ज्यामितीय समावयवी प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर हमने यदि द्विदंतुर लिगेंड को असिमेट्रिकल ले लें, है ना, इसमें तो असममित प्रकार का ले लें यानी कि ए बी टाइप का ले लें, तो यदि केंद्रीय धातु परमाणु से 3 असममित ए बी टाइप के द्विदंतुर लिगेंड जुड़े हों तो यहाँ पर आप देखें कि इनकी पोजीशन आप ले सकते हैं। जैसे पहली वाली स्थिति में हम देख रहे हैं कि इसमें ये 1-2 पोजीशन पर है, दूसरे में 3-6 पोजीशन पर है और तीसरे वाले में ये 4-5 पोजीशन पर है। अब जो दूसरी संरचना एक ऐसी बन सकती है जिसमें 2 लिगेंड जो है यानी कि 1-2 पोजीशन वाले और 4-5 पोजीशन वाले, इनको हम समान रख लें और जो 3-6 पोजीशन पर जो हमारे पास द्विदंतुर लिगेंड है उसको हम रोटेट कर दें, उसको पोजीशन को यदि आप देखें इस तरह से चेंज कर दें तो हमारे पास 2 भिन्न भिन्न संरचना बन जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि इसमें असममित जहाँ पर द्विदंतुर लिगेंड हैं और तीनों, और उस स्थिति में हमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्राप्त होते हैं। इसी तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड का समावेश या कॉम्बिनेशन करके हम भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिकों का उदाहरण ले सकते हैं तथा उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर की गणना कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं जिसमें कि 2 हमारे पास असममित द्विदंतुर लिगेंड हो और बाकी के जो 2 लिगेंड हैं वो एक दंतुर हो या जिसे हम C2 नाम दे देते हैं, यानी कि MAB2C2। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन यदि हम रखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार की संरचना बनाने पर हमें 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हम भिन्न भिन्न उदाहरणों के द्वारा यौगिकों में पाए जाने वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर की गणना कर सकते हैं। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्यामितीय समावयवियों के बारे में जानने के पश्चात अब हम जानते हैं जो दूसरे प्रकार की त्रिविम समावयवता है, प्रकाशीय समावयवता या जिसे हम कहेंगे ध्रुवण समावयवता, ये जानते हैं। तो उपसंयोजन यौगिकों में ध्रुवण समावयवता पाई जाती है, ऑप्टिकल आइसोमर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी हम देखें कि जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड होते हैं, हम जानते हैं कि इनमें 2 प्रकार की ज्यामितीय संरचना संभव हो पाती है, एक अष्टफलकीय और दूसरी वर्ग समतलीय। यहाँ पर हम देखें कि जो अष्टफलकीय संरचना होती है, अष्टफलकीय जो ज्यामिति होती है उसमें क्योंकि चारों लिगेंड की स्थिति केंद्रीय धातु परमाणु के से एक समान स्थिति पर होती है, लेकिन यदि ये चारों लिगेंड भिन्न भिन्न प्रकार के हों तो
उस प्रकार उसमें जो चतुष्फलकीय संरचना में हमें ऑप्टिकल आइसोमर प्राप्त होते हैं, यानी कि जो चतुष्फलकीय संरचना जिसमें कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए चारों लिगेंड भिन्न भिन्न प्रकार के हों, तो वहां पर हमें प्रकाशीय समावयवता देखने को मिलती है। दूसरी ओर यदि हम वर्ग समतलीय संरचना लें तो वर्ग समतलीय संरचना में चूंकि यहाँ पर एक ही प्लेन पर जो चारों लिगेंड होते हैं एक ही प्लेन पर उपस्थित होते हैं और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है, इसलिए वर्ग समतलीय जो संरचना वाले कंपाउंड होते हैं, ज्यामिति वाले जो कंपाउंड होते हैं, उनमें प्रकाशीय समावयवता देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद हम उदाहरण ले सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड। हम जानते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है धातु की, तो वहां पर हमें अष्टफलकीय संरचना प्राप्त होती है। और ये देखा गया है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कि द्विदंतुर लिगेंड उपस्थित होते हैं उनमें प्रकाशीय समावयवता पाई जाती है। और इस प्रकार के जो प्रकाशीय समावयवी या जो ध्रुवण समावयवी कहलाते हैं एक दूसरे के, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और या जिसे हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। यानी कि इस प्रकार के एक समावयवी को यदि हम रखें और उसके सामने एक मिरर लगाए, दर्पण, सामान्य दर्पण जो हम यहाँ पर रखें, तो उसका जो प्रतिबिंब जो दूसरा समावयवी होता है बिल्कुल वो पहले वाले का मिरर इमेज होता है। और इस प्रकार ये जो दर्पण प्रतिबिंब होंगे, यदि हम इनको उठाकर एक के ऊपर एक अध्यारोपित करते हैं तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं, अर्थात ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं और ये इन्हें एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप या एनेंटियोमर कहा जाता है। इसके अलावा इनमें से जो प्रत्येक अणु होगा या प्रत्येक कंपाउंड होगा जो कि प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित कर रहा है, या प्रत्येक जो समावयवी है उसे हम कायरल कंपाउंड या कायरल अणु कहते हैं। और ये जो जब ये कायरल अणु या दोनों समावयवियों को जब हम ध्रुवणमापी या पोलैरिमीटर के अंदर रखकर इन पर समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित किया जाता है, तो इनमें से एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज रोटेट करता है और दूसरा समावयवी इसे घड़ी की दिशा के विपरीत यानी कि वामावर्ती एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। यहाँ पर जो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ऐसे समावयवी को दर्शाने के लिए हम संकेत स्मॉल d या फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं, जबकि जो और इन्हें हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण घूर्णक आइसोमर कहते हैं। दूसरी ओर जो प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ऐसे समावयवियों को हम लीवो रोटेटरी कहते हैं और इन्हें स्मॉल l के द्वारा या ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह लगाकर इन्हें प्रदर्शित करते हैं। और ये वामावर्ती वाम घूर्णक प्रकाशीय समावयवी कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि जो अष्टफलकीय संरचना वाले कंपाउंड होते हैं जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है और वहां पर यदि द्विदंतुर लिगेंड उपस्थित हों तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इन्हें उदाहरण के द्वारा भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास उदाहरण है ट्रिस इथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3+ आयन। यहाँ पर जो इथिलीन डाइएमीन है ये द्विदंतुर लिगेंड है और इसे हम 6 पोजीशन पर, यानी कि एक जो लिगेंड होगा उसे हम 1-2 पोजीशन पर, दूसरे को हम 3-6 पोजीशन पर और तीसरे लिगेंड को हम 4-5 पोजीशन पर रख दें, तो यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब रूप होगा, जो दूसरा समावयवी होगा, वो इसका जो प्रतिबिंब रूप होगा उसे यदि हम उठाकर
पहले वाले समावयवी के ऊपर रखें तो ये पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं होगा, यानी कि ये एक दूसरे के प्रकाशीय समावयवी कहलाएंगे और इस प्रकार यह कंपाउंड प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं। यहाँ पर डाइक्लोरिडो इथिलीन डाइएमीन प्लेटिनम 2+ कंपाउंड यहाँ पर हमारे पास है और यहाँ पर भी हम देखें कि जो द्विदंतोर लिगेंड है उनको ये 4 पोजीशन को कवर करेंगे, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को फुलफिल करेंगे, जबकि जो 2 एक दंतोर लिगेंड क्लोरिडो है वो 2 स्थानों को फुलफिल करेंगे और इस प्रकार से इनका भी जो ये इसका जो प्रकाशी जो दूसरा समावयवी होगा ये बिल्कुल इसके मिरर इमेज की तरह दिखाई देता है और इस प्रकार इन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता और ये एक दूसरे के प्रकाशी समावयवी होते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उपसंयोजन यौगिकों में सभी प्रकार की संरचनात्मक समावयवता भी पाई जाती है और त्रिविम समावयवता भी पाई जाती है। अभी तक हमने उपसंयोजन यौगिकों के विषय में बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयनन स्फीयर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, इससे संबंधित बहुत सी जानकारियां हमने प्राप्त की। साथ ही हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भिन्न भिन्न प्रकार की जो समावयवता पाई जाती है उसके विषय में भी जाना। अब हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आबंध होते हैं यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड्स और काउंटर आयन ये आपस में किस प्रकार से आबंधित होते हैं, यानी कि उपसंयोजन यौगिकों में किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है, इसके विषय में जानते हैं। उपसंयोजन यौगिकों में आबंध की प्रकृति को समझाने के लिए समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रस्ताव दिए गए थे, जिसमें से कुछ प्रमुख है। जो सबसे पहला इसमें नाम आता है वो है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का। दूसरा जो सिद्धांत दिया गया है वो हम जानते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आबंध को समझाने के लिए उससे ज़्यादा अधिक अच्छा प्रयास था, ये था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। इसके बाद भी और जो उससे भी एडवांस थ्योरी दी गई है जैसे लिगेंड फ्यूल थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये भिन्न भिन्न सिद्धांत अलग अलग तरीके से और एक से अधिक बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित आबंधों को स्पष्ट करते हैं। हम इनमें से मुख्य रूप से 3 वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी के विषय में यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। सर्वप्रथम वर्नर ने 1898 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विषय में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्वयं बनाया, उनकी विशेषताएं बताई, साथ ही उस समय जो सामान्य तकनीकें उपस्थित थीं उसके आधार पर इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत से भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन भी किया और इसीलिए बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर काम करने के लिए इन्हें संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और सम्मानपूर्वक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पिता के रूप में, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रूप में हम वर्नर्स को पहचानते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि इनका जो स्पष्टीकरण था, जो प्रस्ताव था, उनके प्रयोगों पर आधारित था। उन्होंने कोबाल्ट 3 क्लोराइड और अमोनिया दोनों को मिलाकर भिन्न भिन्न प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए और इनकी पहचान इनके कलर के द्वारा होती थी, क्योंकि इनके कलर भी जो थे वो भिन्न भिन्न प्रकार के थे। जैसे कि इन्होंने एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया वह पीले रंग का था। यहाँ पर उन्होंने उसे कोबाल्ट क्लोराइड
0.6 NH3 के रूप में रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जब इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालने के बाद उन्हें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ। जब इन्होंने इसकी मात्रा काउंट की, मात्रा के को देखा, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड था उसके 3 मोल प्राप्त हुए थे। इसी तरह से जो उन्होंने दूसरा कंपाउंड लिया जिसे उन्होंने COCl3 5NH3 से प्रदर्शित किया और ये जो था वो नीले लोहित कलर का था। और जब इन्होंने इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला तो जो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ उसकी मात्रा 2 मोल थी। इसी तरह से इन्होंने COCl3 एक सूत्र का नाम दिया जो कि हरे रंग का कंपाउंड था और इसमें जो NH3 की संख्या थी वो 4 थी। और जब इन्होंने इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला तो अवक्षेप के रूप में सिल्वर क्लोराइड के केवल 1 मोल प्राप्त हुए। इसी तरह से एक और कंपाउंड इन्होंने बनाया जो कि बैंगनी कलर का था और इसे इन्होंने COCl3 4NH3 के द्वारा रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पर भी इन्होंने देखा जब इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला और उसमें जो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ वो भी केवल 1 मोल ही था। साथ ही साथ इन कंपाउंड की मात्रा प्राप्त होने के साथ साथ इन्होंने इनका वैद्युत चालकता का मापन भी किया। जब इन्होंने वैद्युत चालकता का मापन किया तो इन्हें जो पहला वाला जो येलो कलर का कंपाउंड था उसमें धन आयन और ऋण आयन का जो रेशो था वो 1:3 प्राप्त हुआ। दूसरे प्रकार का जो नील लोहित रंग का जो कंपाउंड था उसमें इसका रेशो 1:2 प्राप्त हुआ, जबकि हरे रंग के कंपाउंड और बैंगनी रंग के कंपाउंड में इसका रेशो 1:1 यानी कि 1 धनायन और 1 ऋणायन के रूप में प्राप्त हुआ। इस तरह से जो उन्होंने पूरे प्रेक्षण लिए तथा जो चालकता मापन इनका किया और उसके जो परिणाम प्राप्त हुए इसके आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यहाँ पर पूरी जो अभिक्रिया हो रही है उसकी पूरी परिस्थिति में, पूरी अवधि में यहाँ पर कुल मिलाकर 6 ऐसे समूह होते हैं जो कि केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े हुए होते हैं और ये जब इनका आयनन किया जाता है तो ये वियोजित नहीं होते हैं, ये आयनित नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो सीधे जुड़े हुए जो समूह थे और यहाँ पर जो वियोजित नहीं होते थे इनकी संख्याओं को, वियोजित नहीं होने वाले अणुओं या आयनों की संख्याओं को इन्होंने द्वितीयक संयोजकता नाम दिया। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के अणु या आयन थे जो कि आयनित हो जाते थे, इस प्रकार की जो आयनित हो जाने वाले जो अणुओं या आयनों की संख्या थी उस संख्या को उन्होंने प्राथमिक संयोजकता नाम दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो हम उन्होंने कंपाउंड किया और इनको फिर चूंकि जो आसानी से आयनित हो जाते थे उन आयनों को उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखने की बात की और जो आयनित नहीं होते थे, जो केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े होते थे, उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखने का सुझाव दिया। और इस तरह से इन सभी कंपाउंड को इन नए तरह से सूत्रित किया गया। जैसे कि यहाँ पर हम पहला जो उन्हें पीले रंग का कंपाउंड मिला था और जिसका सिल्वर नाइट्रेट डालने पर जो अवक्षेपण होता था और 3 मोल सिल्वर क्लोराइड के यहाँ पर प्राप्त होते थे, तो यहाँ पर जो 3 क्लोराइड आयन थे उसे इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखने का सुझाव दिया। और इस तरह से जो 6 एमीन लिगेंड थे वो कोबाल्ट धातु से सीधे जुड़े हुए थे और इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा गया। तो इस तरह से यहाँ पर हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड इस प्रकार का इसका सूत्र मिला। यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है जो आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, उसे उनकी संख्या को इन्होंने प्राथमिक संयोजकता कहा, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे गए जो एमीन लिगेंड हैं जो वियोजित नहीं होते हैं उन्हें इन्होंने द्वितीयक यहाँ पर
द्वितीयक संयोजकता नाम दिया। यहाँ पर उन्होंने एक बात और स्पष्ट की, एक शब्द का प्रयोग किया, चूंकि जो हरे रंग का कंपाउंड और बैगनी रंग का कंपाउंड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो मूलानुपाती सूत्र हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के समान हैं, तो इस प्रकार के यौगिकों को उन्होंने समावयवी कहा, जिसमें कि जिनके रासायनिक और भौतिक गुण तो भिन्न हैं, लेकिन चूंकि इनके सूत्र एक समान हैं, तो ऐसे यौगिकों के लिए उन्होंने समावयवी शब्द का उपयोग किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्नर के द्वारा जो मुख्य रूप से अभिधारणाएं दी गई थी, उसमें पहली अभिधारणा यह थी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं वह दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। इसमें जो पहली होती है वो प्राथमिक संयोजकता है और दूसरी द्वितीयक संयोजकता होती है। यहाँ पर जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनाइजेबल होती है, यानी कि इसका आयनन करने पर यह वियोजित हो जाती है, जबकि जो एक द्वितीयक संयोजकता होती है वह अनआयनी होती है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में यह वियोजित नहीं होती है। दूसरी ओर हम देखें कि ये जो दूसरी जो अभिधारणा है वो यह है कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वह केवल नेगेटिवली चार्ज आयनों के द्वारा ही सेटिस्फाई होती है, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वह नेगेटिवली चार्ज आयनों के साथ साथ ये उदासीन लिगेंड से, उदासीन अणुओं के द्वारा भी ये सेटिस्फाई होती है। इसी तरह से तीसरा जो बिंदु उन्होंने दिया वो ये कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए उत्तरदायी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वह पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज जितना पाया जाता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता है वह केंद्रीय धातु परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या के लिए यह जिम्मेदार होती है। और प्रायः यह देखा गया है कि जो सामान्य कुछ धातुएं होती हैं या किसी एक धातु के लिए इसका नंबर निश्चित होता है। जैसे कि हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोबाल्ट 3+ आयन, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है और निश्चित रूप से जब इसकी जो संरचना बनेगी, ज्यामिति होगी इस प्रकार के कंपाउंड की, वो अष्टफल की होगी। इसी तरह से Pb4+ आयन, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होती है। आयरन 3+ आयन, इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। इसी तरह से हम निकिल 2+ आयन, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। और यदि हम इसकी ज्यामिति की बात करें तो इसका जो कंपाउंड होगा कोऑर्डिनेशन यौगिक होगा, उसकी जो ज्यामिति है वह चतुष्फल की होगी। इसी तरह से प्लैटिनम 2+ आयन, इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है और इसका जो कंपाउंड होता है उसकी ज्यामिति वर्ग समतलीय प्राप्त होती है। तो इस तरह से धातुओं की कुछ निश्चित कोऑर्डिनेशन नंबर होती हैं जिसके आधार पर हम उनकी ज्यामिति भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला अभिधारणा है वर्नर थ्योरी की, वो ये कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो अदिशात्मक होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, क्योंकि ये आयनिक बंध के द्वारा बंधी हुई होती है और यही वजह है कि यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्यामिति या उसकी संरचना के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होती है, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये वह दिशात्मक होती है और यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्यामिति के लिए यह जिम्मेदार होती है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है या द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए जितने भी आयन या अणु होते हैं वो दिक् स्थान पे या स्पेस में एक विशिष्ट रूप से अरेंज होकर एक जो कॉम्प्लेक्स है उसको विशेष आकृति या संरचना प्रदान करते हैं।
और जो आजकल की जो आधुनिक सूत्रीकरण की प्रक्रिया है उसमें हम इन विशिष्ट आकृतियों को, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, इन विशिष्ट आकृतियों को हम समन्वय बहुफलक या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। उनकी एक और अभिधारणा थी, वो ये कि जो समन्वय बहुफलक के बारे में उन्होंने कहा, तो उनका कहना था कि प्रायः जो संक्रमण धातुएं होती हैं उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के समन्वय बहुफलक देखने को मिलते हैं। एक अष्टफलकी, दूसरा चतुष्फलकी और तीसरा वर्ग समतलीय। इसके के साथ साथ ही जब उन्होंने विभिन्न प्रकार के यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए तो उन्होंने उनको प्रदर्शित, संरचनात्मक रूप से प्रदर्शित करने का तरीका भी बताया। उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक संयोजकताएं हैं उन्हें डॉटेड लाइन मध्य में यदि हम धातु को रखते हैं तो प्राइमरी संयोजकताओं को डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए समूह थे उन्हें उन्होंने कंप्लीट लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो कंपाउंड है हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड का उदाहरण हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 6 एमीन समूह हैं उन्हें कंप्लीट लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये जो है वो द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं और ये नॉन आयनाइजेबल स्पीसीज होंगे, जबकि क्लोराइड को उन्होंने डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाया, जो ये दर्शाते हैं कि ये आयनाइजेबल है, ये प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं जहाँ पर पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जो पहले स्थिति में जो क्लोराइड आयन काउंटर आयन के रूप में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर था, उसमें से एक क्लोराइड जो है वह भीतर कॉम्प्लेक्स में आ गया है। और इस प्रकार के स्पीसीज के लिए जो कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही संयोजकताओं को सेटिस्फाई करता है, इसे दोहरी लाइन के द्वारा उन्होंने दर्शाया, एक कंप्लीट लाइन भी और दूसरी डॉटेड लाइन भी। और साथ ही साथ लेकिन चूंकि यह प्राथमिक संयोजकता के साथ साथ द्वितीयक संयोजकता को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये भी नॉन आयनाइजेबल होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्नर ने काफ़ी प्रयास किया और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराई। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ गुण यदि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, तो उसका स्पष्टीकरण करने में वर्नर की थ्योरी असफल रही। इसमें मुख्य रूप से हम 2-3 बिंदु ले सकते हैं, जैसे कि वर्नर ये नहीं स्पष्ट कर पाए कि क्यों कुछ विशेष धातुएं ही, जैसे कि हम जानते हैं डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं वो ही क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं, बाकी की जो धातुएं हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं बनाती हैं। दूसरा जो ये बात इन्होंने की कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो किस प्रकार से दिशात्मक होती है, या हम ये कहें कि द्वितीयक संयोजकता किस प्रकार से कंपाउंड की ज्योमेट्री को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों केवल द्वितीयक यदि सूत्र लिखा हो और केवल उसमें द्वितीयक संयोजकता को हम देखकर ये नहीं बता सकते या अनुमान नहीं लगा सकते कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी। तीसरी बात, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो विशेष गुण है, जो इनमें चुंबकीय प्रॉपर्टी पाई जाती है या फिर जो इनमें ध्रुवणता पाई जाती है, ये क्यों पाई जाती है, इसका स्पष्टीकरण भी वर्नर थ्योरी के द्वारा हमें प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है कि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के गुणों को और अधिक अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए दूसरी थ्योरी की आवश्यकता हुई। तो इसके बाद हम जानते हैं दूसरी जो थ्योरी है जो वर्नर थ्योरी की तुलना में काफ़ी बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के गुणों को एक्सप्लेन करती है, वह है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।